मैंने दुनिया के सबसे अमीर आदमी के इकलौते बेटे की पहचान छिपाकर एक महिला सीईओ के साथ 5 साल तक सच्चा प्यार किया था। जब मैं आखिरकार उसे अपनी असली पहचान बताने वाला था, तभी मैंने उसे उसकी कुछ सहेलियों के साथ फ्रेंच भाषा में बात करते हुए सुन लिया। उनमें से एक ने हंसते हुए कहा, तुम तो बहुत जल्द घर वालों की मर्जी से शादी करने वाली हो, फिर जिस छोटे से बॉयफ्रेंड को अभी डेट कर रही हो उसका क्या करोगी? उससे ब्रेकअप करोगी? ये वानशुआंग ने हाथ में पकड़े शराब के गिलास को हल्का सा घुमाया और शांत स्वर में कहा, नहीं, मैं उससे ब्रेकअप नहीं करूंगी। मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन उसका परिवार बहुत गरीब है और वह मेरे लायक नहीं दिखता। फिर भी वही मेरा सच्चा प्यार है। शादी के बाद मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी और उसे बाहर रखकर पाल लूंगी। उनकी बातें सुनकर मेरे दिल में जैसे कुछ टूट गया। उन्हें लगता था कि मैं गरीब घर का एक साधारण लड़का हूँ और फ्रेंच नहीं समझता, लेकिन उन्हें क्या पता था कि मैं फ्रेंच भाषा अच्छी तरह समझता हूँ। और उससे भी बड़ी बात यह थी कि मैं कोई गरीब लड़का नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे अमीर परिवार का इकलौता बेटा था। उसी पल मुझे समझ आ गया कि ये वानशुआंग एक तरफ मेरे साथ प्यार और हमेशा साथ रहने के वादे कर रही थी और दूसरी तरफ अपने परिवार की तय की हुई शादी को भी स्वीकार कर चुकी थी। मैंने बहाना बनाया कि मुझे बाथरूम जाना है और कमरे से बाहर निकलते ही घर पर फोन मिलाया। मैंने अपने पिता से कहा, पापा, मैंने बहुत सोच लिया है, अब मैं घर वापस आकर अपना परिवार और अपना कारोबार संभालने के लिए तैयार हूँ। मेरी बात सुनते ही मेरे माता पिता की आवाज में खुशी भर गई। पिता ने फिर पूछा, तुम्हारी वह गर्लफ्रेंड, क्या वह तुम्हारे साथ घर वापस आएगी? मैंने कुछ पल चुप रहकर कहा, नहीं, मैं उससे ब्रेकअप करने वाला हूँ। मेरी आवाज अनजाने में धीमी हो गई। मैंने फिर कहा, एक हफ्ते के अंदर मैं यहाँ की सारी चीजें समेट लूंगा। कुछ और बातें करने के बाद मैंने फोन रख दिया और वापस उस कमरे में चला गया। मेरे दरवाजा खोलते ही कमरे में चल रही बातें एक पल के लिए रुक गईं। मैंने ऐसे दिखाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं और सीधे जाकर ये वानशुआंग के पास बैठ गया। उसने मेरी ओर देखा और पूछा, शिन्हे, क्या हुआ? इतनी देर तक किससे फोन पर बात कर रहे थे? मैं कुछ कहता उससे पहले ही एक लड़की ने फ्रेंच में सवाल कर दिया, वैसे वानशुआंग, तुम और जियांग युबाई शादी कब कर रहे हो? यह सुनते ही मेरे हाथ में पकड़ा गिलास थोड़ा जोर से दब गया, लेकिन ये वानशुआंग के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उसने मेरी ओर एक नजर डाली और फ्रेंच में बोली, घर वालों ने तारीख तय कर दी है, आज से लगभग 15 दिन बाद। यह सुनते ही कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की नजर मेरी ओर उठ गई। उसकी एक सहेली ने फिर पूछा, अगर तुम जियांग युबाई से शादी करोगी तो फिर गु शिन्हे का क्या करोगी? उससे ब्रेकअप करोगी? ये वानशुआंग ने शराब का एक घूंट लिया और बिल्कुल शांत स्वर में कहा, शादी सिर्फ मेरे परिवार को एक जवाब देने के लिए है। जिस इंसान से मैं प्यार करती हूँ वह सिर्फ गु शिन्हे है। यह सुनते ही पूरे कमरे में हंसी गूंज उठी। किसी ने मजाक करते हुए कहा, वानशुआंग दीदी, तुम तो सच्ची वाली लव स्टोरी में फंस गई हो। इतनी बड़ी हैसियत का फर्क होने के बाद भी तुम उसे इतनी गंभीरता से लेती हो। ये वानशुआंग ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार साफ दिखाई दे रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी नजर ही उस सवाल का जवाब थी। एक सहेली ने हंसते हुए कहा, लगता है सच में प्यार हो गया है। लेकिन एक बात बताओ, क्या यह सच में फ्रेंच नहीं समझता? उसकी बात सुनते ही बाकी सब फिर हंसने लगे। किसी ने कहा, गु शिन्हे का घर मुश्किल से चलता है, उसके पास विदेशी भाषा सीखने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? चिंता मत करो, वह एक शब्द भी नहीं समझ रहा होगा। उनकी हंसी मेरे चारों तरफ गूंजती रही। मैं चुपचाप बैठा रहा, लेकिन मेरी उंगलियां गिलास पर इतनी जोर से जकड़ी हुई थीं कि उनकी गांठें तक सफेद हो गई थीं। मैंने उन्हें कभी नहीं बताया था कि मैं फ्रेंच समझता हूँ और मैंने अपनी असली पहचान भी छिपा कर रखी थी। मैं दुनिया के सबसे अमीर आदमी का इकलौता बेटा था। 5 साल से मैं ये वानशुआंग के साथ रिश्ते में था। वह मेरे साथ बहुत अच्छी रहती थी, लेकिन उसने मुझे आज तक अपने परिवार से नहीं मिलवाया था। शुरुआत में मुझे लगा था कि यह उसके परिवार और मेरी कथित हैसियत के बीच का फर्क है, इसलिए मैंने भी अपनी पहचान छिपाने का फैसला किया। मैं अपने माता पिता की संपत्ति के सहारे पूरी जिंदगी नहीं जीना चाहता था। मैं दुनिया को खुद समझना चाहता था। लेकिन 3 दिन पहले उसकी स्टडी में मुझे एक लाल रंग का विवाह निमंत्रण मिला। दूल्हे का नाम जियांग युबाई था और दुल्हन का नाम ये वानशुआंग। उस दिन मुझे पहली बार समझ आया कि हमारे 5 साल के रिश्ते का असली सच क्या था। वह मेरे साथ पति पत्नी की तरह प्यार करती रही और उसी समय अपने परिवार की मर्जी से किसी और से शादी करने के लिए तैयार भी हो चुकी थी। एक तरफ वह मुझे कहती थी कि वह सिर्फ मुझसे प्यार करती है और दूसरी तरफ वह उस आदमी के साथ शादी की तैयारी कर रही थी जिसे उसका परिवार पसंद करता था। उस पल मैंने फैसला कर लिया कि मुझे सच बताने की अब कोई जरूरत नहीं है। वह अपनी शादी करेगी और मैं अपने घर वापस जाकर अपना कारोबार संभालूंगा। हम दोनों के सामने अपनी अपनी जिंदगी की नई राह होगी। कुछ देर बाद महफिल खत्म हुई और सब लोग वहाँ से निकलने लगे। मैं भी सबके पीछे चल दिया। अचानक पीछे से किसी ने आवाज दी, गु साहब के बड़े बेटे। मैं एक पल के लिए रुक गया। पीछे मुड़कर देखा तो वह एक पुराना कारोबारी था जो पहले कई बार मेरे पिता से काम मांग चुका था। मैं अपनी पहचान बिल्कुल नहीं खोलना चाहता था, इसलिए सोचने लगा कि कैसे बात को संभालूं। तभी ये वानशुआंग की एक सहेली ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए कहा, कौन सा बड़ा बेटा? इसके पूरे शरीर पर पड़े कपड़ों की कीमत 300 रुपए से ज्यादा होगी भी या नहीं? यह कैसे किसी बड़े परिवार का बेटा हो सकता है? क्या हास्यास्पद बात है।
उसकी बात सुनकर सब लोग हंसने लगे। मैंने उनकी हर बात सुनी, लेकिन चेहरे पर कोई भावना नहीं आने दी। हालांकि ये वांशुआंग को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने अपनी सहेली को ठंडी नजर से देखा और उसे चुप रहने का इशारा कर दिया। कुछ ही पलों में वहाँ की हंसी शांत हो गई। फिर मैं और ये वांशुआंग चुपचाप घर वापस आ गए। घर पहुँचने के बाद उसने जूते बदले और अचानक कहा, अब से मैं तुम्हें ऐसी किसी पार्टी में अपने साथ नहीं ले जाऊंगी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उससे पूछा, क्या इसलिए कि तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे दोस्तों के सामने तुम्हें शर्मिंदा करूं? वह हंस पड़ी और मुझे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन मैं पीछे हट गया। उसने मायूस होकर कहा, तुम क्या सोचते हो, मैं सिर्फ इसलिए ऐसी जगहों पर तुम्हें नहीं ले जाना चाहती क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हें नीचा दिखाए। हम दोनों की हैसियत में फर्क है और भविष्य में ऐसी स्थितियां आ सकती हैं। क्या तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कभी शादी के लिए नहीं कहा? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, लेकिन जैसे ही मैंने शादी की बात छेड़ी, उसके चेहरे पर एक पल के लिए तनाव दिखाई दिया। फिर उसने खुद को संभाल लिया और कहा, शिन्हे, तुम बस इतना जान लो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बाकी हर समस्या का हल मैं खुद ढूंढ लूंगी। अगर कोई ध्यान से न देखे तो उसके चेहरे से उसका झूठ पकड़ना बिल्कुल मुश्किल था। इसके बाद वह बाथरूम चली गई। मैं उसके जाते हुए पीछे देखता रहा और मन ही मन सोचा, तुम जिस समस्या का हल ढूंढ रही हो, कहीं वही तो यह नहीं कि किसी और से शादी कर लो और मुझे बाहर रख कर पालो। तभी बेड के पास रखे उसके मोबाइल से मैसेज की आवाज आई। उसका पासवर्ड मुझसे कभी छिपा नहीं रहा था। मैंने फोन खोला और मैसेज देखा। वह जियांग युबाई का था। उसने लिखा था, वांशुआंग, कल दोनों परिवारों के बीच मुलाकात है। अगर आज तुम मेरे यहाँ नहीं रुकी तो बड़ों को हमारी नकली शादी का सच पता नहीं चल जाएगा। मुझे मालूम है कि तुम जिससे प्यार करती हो वह गु शिन्हे है, लेकिन कम से कम इन कुछ दिनों में मुझे थोड़ा सा सम्मान दे दो। उसके शब्दों में बेबसी थी, लेकिन मैं उसका इरादा समझ गया। पहले परिवारों का बहाना बनाकर साथ रहने की बात और फिर धीरे धीरे सीमाएं खत्म करने की कोशिश, लेकिन अब इस सब से मेरा कोई लेना देना नहीं था। मैंने मैसेज को फिर से अनरीड कर दिया और फोन वहीं रख दिया। कुछ देर बाद ये वांशुआंग बाहर आई। उसने फोन उठाया और मैसेज देखकर अचानक मेरी ओर माफी भरी आंखों से देखा। उसने कहा, शिन्हे, कंपनी में अचानक जरूरी काम आ गया है, मुझे जाना पड़ेगा। आज की रात मैं वापस नहीं आऊंगी, तुम अच्छे से आराम करना। वह जल्दी में घर से निकल गई। उसे यह भी नजर नहीं आया कि अक्सर मैं उसे दरवाजे तक छोड़ने जाता था और कहता था कि जल्दी वापस आना, लेकिन आज मैंने उसे रोका तक नहीं। वह जैसे जैसे मुझसे दूर जाती गई, मैं बस उसे देखता रहा। कुछ ही देर बाद मेरे फोन पर एक और मैसेज आया। जियांग युबाई ने लिखा था, मैं सिर्फ एक फोन करूंगा और वांशुआंग फिर मेरे पास आ जाएगी। कल हम दोनों परिवारों से मिलेंगे। जब हमारी शादी हो जाएगी तुम्हारी हैसियत क्या बचेगी? एक ऐसा प्यार जिसे उजाले में नाम तक नहीं मिल सकता। उसके शब्द बहुत कड़वे थे, लेकिन मुझे इससे भी ज्यादा डर इस बात का था कि उसे मुझे तोड़ने की हिम्मत किसने दी। जिस लड़की को मैंने अपनी पूरी दुनिया समझा था, उसी ने अनजाने में दूसरे आदमी को मेरे खिलाफ हथियार दे दिया था। शायद ये वांशुआंग को यह नहीं पता था कि अगर मुझे वह शादी का निमंत्रण नहीं मिलता तब भी सच्चाई मुझसे ज्यादा दिनों तक नहीं छिप सकती थी, क्योंकि अगले ही दिन जियांग युबाई ने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी थी। इन कुछ दिनों में वह मुझे लगातार तस्वीरें भेजता रहा, कभी ये वांशुआंग के साथ शादी की ड्रेस खरीदते हुए, कभी उसके साथ अंगूठी पसंद करते हुए और कभी शादी का स्थान देखते हुए। एक के बाद एक तस्वीर मेरे दिल में बची हर उम्मीद को खत्म करती गई। उस रात ये वांशुआंग घर नहीं लौटी और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगली सुबह मैं सीधे कंपनी गया, अपना इस्तीफा दिया और उसी दिन सारी औपचारिकताएं पूरी कर दी। दोपहर में मैं अपने कुछ साथियों के साथ नीचे खाना खा रहा था। जब एक सहकर्मी को पता चला कि मैंने नौकरी छोड़ दी है तो वह मजाक में बोला, आजकल सोशल मीडिया पर बहुत वीडियो चल रहे हैं कि अचानक नौकरी छोड़ने वाला लड़का घर जाकर पारिवारिक कारोबार संभालने वाला है। शिन्हे, तुमने भी इतनी जल्दी नौकरी छोड़ दी, कहीं तुम भी घर का कारोबार संभालने तो नहीं जा रहे? मैंने कुछ पल उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, हाँ, अब मैं अपने घर का कारोबार संभालने जा रहा हूँ। सब एक पल के लिए चुप हो गए, फिर जोर से हंस पड़े। उन्हें लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं भी मुस्कुरा दिया। खाना खाने के बाद मैंने अपना सारा सामान एक बॉक्स में रखा और उसे लेकर सीधा घर चला गया। जब मैं घर पहुंचा तो ये वांशुआंग वहीं थी। मुझे देखते ही उसने मेरे हाथ में पकड़ा बॉक्स देखा और पूछा, तुमने नौकरी छोड़ दी? मैंने हाँ में सिर हिलाया और सामान लेकर कमरे की ओर चल दिया। उसने पीछे से पूछा, तुम्हें तो यह काम बहुत पसंद था, फिर अचानक नौकरी क्यों छोड़ दी? मैं रुका और उसकी ओर देखकर हल्का सा मुस्कुराया। मैंने कहा, क्योंकि अब मेरे पास एक और काम है जो मैं इससे ज्यादा करना चाहता हूँ। वह कुछ नहीं समझी और बोली, अगर काम बहुत थका देता है तो छोड़ देना ही अच्छा है। तुम हर रोज इतनी मेहनत करते हो तो जरूरत नहीं। शिन्हे, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा पूरा खर्च उठा सकती हूँ। मैंने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, मैं किसी का भी आश्रित बनकर नहीं जीना चाहता। वह एक पल के लिए चौंक गई और बोली, मैंने तुम्हें कभी अपना आश्रित नहीं समझा। मैंने उसकी बात बदलते हुए कहा, आज तुम इतनी जल्दी घर कैसे आ गई? कंपनी नहीं गई? उसने मुस्कुराकर कहा, इन दिनों काम बहुत ज्यादा था, तुम्हारे साथ समय बिताने का मौका नहीं मिल रहा था।
आज सोचा कि कुछ समय तुम्हारे साथ बिता लूं। फिर उसने प्यार से पूछा, बताओ आज क्या करना है? रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे या फिल्म देखेंगे? आज तुम जो चाहोगे वही करेंगे। अगर यह बात कुछ दिन पहले की होती तो शायद मैं बहुत खुश होता। मुझे मालूम था कि ये वांशुआंग एक बड़ी कंपनी की वारिस है और उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, इसलिए उसका थोड़ा सा भी समय मेरे लिए निकालना मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन अब मैं सिर्फ यह सोच रहा था कि उसका वक्त सच में काम में जा रहा था या शादी की तैयारी में। एक ही समय में वह मेरे साथ प्यार का नाटक कैसे कर सकती थी और दूसरे आदमी के साथ शादी की तैयारी कैसे कर सकती थी। फिर भी मैंने उसका झूठ नहीं खोला। अब बस कुछ ही दिन बचे थे, इसके बाद मैं हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से गायब हो जाने वाला था। मैंने कहा, आज कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, चलो घर की सफाई करते हैं। घर में बहुत सी पुरानी चीजें पड़ी हैं, अब उन्हें रखने का कोई मतलब नहीं। ये वांशुआंग ने बिना किसी सवाल के मेरी बात मान ली। हम दोनों ने मिलकर घर की सफाई शुरू कर दी, लेकिन सफाई करते करते उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी, क्योंकि जिन चीजों को मैं एक एक करके कचरे में फेंक रहा था वह हमारी पुरानी कपल चीजें थीं। कभी एक जैसे गिलास, कभी एक जैसे कपड़े, कभी कपल स्लीपर और कभी वह छोटी सी ज्वेलरी जो हमने पहली सालगिरह पर खरीदी थी। मैं हर एक चीज को बिना किसी हिचकिचाहट के कचरे के डिब्बे में फेंकता गया। मेरी हर हरकत के साथ ये वांशुआंग के चेहरे की मुस्कान और ज्यादा सख्त होती गई। आखिर में जब आखिरी कपल आइटम भी कचरे में गिर गया तो उससे रहा नहीं गया। उसने घबराकर मुझसे पूछा, शिन्हे, क्या तुम्हें कुछ पता चला है? मैंने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में पूछा, मुझे आपके बारे में क्या पता नहीं है? क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? वह मेरी आंखों में देख नहीं पाई, कुछ देर तक चुप रही। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, शिन्हे, चाहे कुछ भी हो तुम बस इतना याद रखना कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। मैंने हल्की सी मुस्कान दी लेकिन कुछ नहीं कहा। सफाई पूरी होने के बाद भी ये वांशुआंग ने मुझे साथ लेकर बाहर जाने की जिद की। मैं उसके सामने अपनी बदलती हुई भावनाएं नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए मैंने उसकी बात मान ली। उसने मुझे रात तक खाना खिलाया, फिल्म दिखाई और आखिर में हमारी गाड़ी एक नीलामी के स्थान पर जाकर रुक गई। हम अंदर जाने ही वाले थे कि तभी एक बेहद शानदार सूट पहने हुए एक आदमी हमारी ओर चलता हुआ आया।